आइए आज हम भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि भारत के भौगोलिक स्वरूप, अर्थात आज हम भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। भारत का भौगोलिक स्वरूप जानने से पहले आइए हम थोड़ा सा ग्लोब की ओर एक नज़र देखते हैं। ग्लोब अर्थात ग्लोब पृथ्वी का एक छाया आकृति है, या पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उसके प्रारूप के जैसा हम जो आकृति बनाते हैं उसे हम ग्लोब कहते हैं। देखिए, ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं डाली गई हैं। देखिए, यहाँ लंबवत रेखाएं डाली गई हैं, यहाँ क्षैतिज रेखाएं डाली गई हैं। तो इनको कहते क्या है? ग्लोब पर जो क्षैतिज रेखाएं डाली जाती हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं, और ग्लोब पर जो लंबवत रेखाएं डाली जाती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ये रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम लोग रेखा डालते हैं। और यहाँ देखिए तीन तरह की रेखाएं बनी गई हैं। एक ग्लोब के बीचों बीच से होकर के जा रहा है, एक ऊपर है और एक नीचे है। याद रखिए कि ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखाएं होकर के जाती हैं उन्हें हम विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के ठीक 23.5 अंश जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको कर्क रेखा मिलता है, और जब हम विषुवत रेखा से 23.5 अंश ठीक नीचे आते हैं तो उनको मकर रेखा मिलती है। इनका 23.5 अंश ऊपर और 23.5 अंश नीचे हम जाएंगे। और देखिए इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ देखिए अक्षांशों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए हम दूरी का पता लगाने के लिए हम अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। और देशांतर का प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए, समय यानी पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच समय का जितना डिफरेंस होता है उन समय का पता लगाने के लिए हम देशांतर का प्रयोग करते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी कितनी है इनका पता लगाने के लिए हम अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। तो इस ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है, ये चीज़ें देखते हैं। और भारत के बीचों बीच से, यानी कि भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति इस कर्क रेखा के ऊपर होगी। ठीक, तो और एक बात और ध्यान दीजिए कि विषुवत रेखा भारत के ग्लोब के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, अर्थात ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, या हम कह सकते हैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जब 2 बराबर भागों में बांटती है तो ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग। और ठीक विषुवत रेखा के सब नीचे वाले भाग को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत कर्क रेखा पर होगा कहीं ना कहीं। तो ये भी पता होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछे कि भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है तो हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में। आइए अब हम भारत के बारे में जानते हैं कि ग्लोब पर स्थिति यहाँ है, अब जानते हैं भारत का स्वरूप कैसा है। देखिए, पहले हम ग्लोब पर विस्तार देख लेते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, यहाँ लिखा गया है नीचे यानी दक्षिण की ओर लिखा गया है 8 अंश 4 मिनट, ये इसे मिनट कहेंगे। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार पाया जाता है। यानी ग्लोब पर हम उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में भारत का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार पाया जाता है। और देखते हैं कि देशांतरी विस्तार भी होगा, यानी पूर्व से पश्चिम, ये हो गया दक्षिण से हो गया उत्तर। ये भारत की स्थिति है कि दक्षिण से उत्तर, लेकिन एक ग्लोब पर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं कि पश्चिम से पूरा विस्तार कितना पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि देशांतरी विस्तार। देखिए, लंबवत रेखा है, नहीं हम लंबवत जा रहे हैं तो लंबवत रेखा हम देशांतर कहते हैं। तो देशांतरी विस्तार भारत का कितना है ये देखते हैं। देखिए, ये पश्चिम है और ये पूरब है, तो हम कहेंगे
इसका देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट देशांतर से लेकर के कितना 97 अंश 25 मिनट देशांतर तक विस्तार भारत का पाया जाता है। देखिए यहाँ 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट देशांतरी विस्तार भारत का पाया जाता है। यानी ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में हम देखें तो पश्चिम से पूरब, या हम कह सकते हैं देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट भारत का देशांतरी विस्तार है। अब आइए हम देखते हैं कि भारत के कुछ तटों के नाम दिए, सीमाओं के नाम, और यहाँ पहले सीमा की लंबाई देख लेते हैं कि भारत की सीमा की लंबाई कितनी है। यहाँ लिखा गया है कि भारतीय स्थलीय सीमा, यानी भारत का जो ये स्तर स्वरूप है, स्तर से लगे हुए भाग हैं जो स्तर, एक तो भारत की 2 सीमाएं, एक तो जलीय सीमा है, नीचे सागर महासागरों से घिरा हुआ है, और ऊपर देखते हैं कि स्तर से घिरा है। तो स्थलीय सीमा क्या है? भारत की स्थलीय सीमा देखिए, यहाँ स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर ये है भारत की स्थलीय सीमा, अर्थात ये स्थल से लगी हुई सीमा की लंबाई बता रहा है। और नीचे लिखा गया है भारत की जलीय सीमा। जलीय सीमा अर्थात इसका मतलब यहाँ लिखा गया है, इसे पढ़ सकते हैं 7516.6 पढ़ सकते हैं, या 7516.6 किलोमीटर पढ़ सकते हैं। यानी ओवरऑल बोले तो स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, और जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर इसकी जलीय सीमा है, जल से लगे हुए, यानी सागरों से लगे हुई सीमा की बात कर रहा है। और ये तो छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा कि भारत के इधर पश्चिम या दक्षिणी पश्चिमी में अरब सागर, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, क्या है? अरब सागर, ठीक है। और भारत के यहाँ दक्षिणी पूर्वी में आता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये बांग्लादेश से लगा हुआ, इसलिए इसी के नाम पर रखा गया बंगाल की खाड़ी। और नीचे हिंद महासागर, और क्वेश्चन पूछता है कि हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर रखा गया, तो इस भारत के नाम पर ही रखा गया हिंद महासागर का नाम। भारत को हिंद भी बोलते हैं। और आइए देखते हैं अब इसकी तटों की सीमा के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ सिंबल बनाए गए हैं, लिखा है हमने यहाँ कच्छ की खाड़ी। यहाँ देखिए थोड़ा सा खाड़ी की तरह पोर्शन दिख रहा है। खाड़ी क्या होता है हम आगे जानेंगे क्या होते हैं खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, इस खाड़ी से लगा हुआ तट है, इसलिए इसे कहते हैं कच्छ का तट। यानी ये कच्छ की खाड़ी से लगे हुए भाग को हम बोलते हैं कच्छ का तट या कच्छ की तट, ठीक ना। और यहाँ देखिए एक कठियावाड़ तट बोलते हैं, गुजरात में, यहाँ तक गुजरात का विस्तार है, ये इसका विस्तार यहाँ तक है। इस तट को हम बोलते हैं कठियावाड़ तट, ठीक है। और जब कठियावाड़ तट के नीचे हम जाएंगे तो यहाँ आता है गोवा आता है, राज्य, भारत का राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो यहाँ गोवा से लगा हुआ जो भाग होता है उसे हम कहते हैं, उस तट को हम बोलते हैं कोंकण तट बोलते हैं, कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट बोलते हैं। अब जब कोंकण तट से नीचे जाएंगे तो इस वाले भाग को हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के भाग को बोलते हैं कनारा तट। यानी ओवरऑल देखें एक कनारा तट, कोंकण तट के नीचे जब हम जाएंगे तो कनारा तट मिलेगा। और जब कनारा तट से नीचे हम जाएंगे तो मालाबार तट है, मालाबार तट का विस्तार यहाँ कन्याकुमारी तक है। आइए देखते हैं एक बार और। कच्छ का तट पहले आता है, कच्छ का तट, यहाँ कच्छ की खाड़ी से लगा हुआ भाग है, इसलिए हम इसे कच्छ का तट बोलते हैं। उसके नीचे जब जाएंगे हम यहाँ महाराष्ट्र वाले तट तक, तो यहाँ तक इसको बोलते हैं हम कठियावाड़ तट। और जब यहाँ गोवा वाले तट पर जाते हैं तो गोवा वाले तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। और कोंकण तट के नीचे जब हम जाएंगे तो इसे कहेंगे कनारा तट। और कनारा तट के ठीक नीचे कन्याकुमारी तक के भाग को बोलते हैं हम मालाबार तट। ये हो गए पश्चिम, यानी भारत के पश्चिमी तट की बात हो गई। अब आइए हम देखते हैं पूर्वी सीमा की बात, पूर्वी तट की बात करते हैं। यहाँ देखिए तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु से हम जाएंगे ऊपर तो यहाँ आता है कोरोमंडल। ये तमिलनाडु वाले भाग को हम बोलते हैं कोरोमंडल बोलते हैं। और कोरोमंडल के ठीक ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश यहाँ आता है, आंध्र प्रदेश वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार।
और ये उत्कल तट ये उड़ीसा से लगा हुआ भाग है, तो उसके नाम पर ये रखा गया है। उत्कल तट, उत्कल भी बोलते हैं, पहले का नाम है उड़ीसा का, तो उत्कल तट बोलते हैं, नहीं उड़ीसा के तटीय सीमा को बोलते हैं उत्कल तट। जब यहाँ पश्चिम बंगाल के सीमा पर आएंगे तो ये आता है वैगा तट, ठीक है, वैगा तट बोलते हैं। यानी ये पश्चिम बंगाल की सीमा से जो तट वाला सीमा जो है या तट है उसे बोलते हैं वैगा तट, और ये उड़ीसा वाले तट को हम बोलते हैं उत्कल तट, और आंध्र प्रदेश वाले भाग को ये तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार, और ये तमिलनाडु वाले भाग को बोलते हैं कोरोमंडल। आइए एक बार दोहराते हैं हम। पहले आएगा नीचे से जाएंगे कोरोमंडल आएगा, उसके बाद उत्तरी सरकार आएगा, उसके बाद उत्कल तट आएगा, उसके बाद आएगा वैगा तट। ये हो गए भारत के पूर्वी सीमा की बात हो गई, पूर्वी तट की बात हो गई। और आइए इनके हम कुछ मुख्य बिंदु हैं, भारत की छोर की बात करते हैं या लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए भारत का जो भूभाग है, लास्ट बिंदु जो है, नहीं भारत के पूर्वी भाग की बात करें, पूर्वी भाग की बात करें, और पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी बिंदु की बात करें, यानी भारत का जो सबसे लास्ट छोर का पश्चिमी बिंदु का जो लास्ट छोर है, लास्ट छोर ये वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं गुआर मोता बोलते हैं, या गुआर मोथा भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा है गुआर मोता या गुआर मोता या गुआर माता भी बोलते हैं। यानी भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं, गुआर मोता बोलते हैं। आइए भारत के हम सबसे पूर्वी बिंदु, ये यहाँ होगा, बड़े हुए भाग को बोलते हैं यहाँ, ठीक है, इसे बोलते हैं हम किबीथू बोलते हैं। भारत के पूर्वी बिंदु को, लास्ट बिंदु को हम बोलते हैं किबीथू बोलते हैं, ठीक है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं हम। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं, पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं गुआर मोता बोलते हैं, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबीथू बोलते हैं, और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं दक्षिणी बिंदु। और याद रखिए दक्षिणी बिंदु यहाँ भारत के मुख्य भूमि पर ना होकर के यहाँ अंडमान निकोबार है, ऐसे टूटे हुए भाग में है अंडमान निकोबार इस पोर्शन पर। तो भारत का ये देखते हैं अंडमान निकोबार का जो भाग है ये मुख्य बिंदु से नीचे जाता है, अर्थात भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ कन्याकुमारी या यहाँ न होकर के इस अंडमान निकोबार में है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बोलते हैं मुख्य भाग पर न होकर के यहाँ अंडमान निकोबार में है, और इसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं, देखिए इसे मिटा देते हैं, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसे, इंदिरा पॉइंट। और याद रखिए इसी इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट। यानी कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को पहले हम पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट जल से डूब गया है, इसलिए ये भूमि जल में ही डूबा हुआ है। इसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट, यानी भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसे बोल सकते हैं हम पिग्मिलियन पॉइंट भी पहले बोलते थे। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कोल, ठीक है। तो ओवरऑल देख सकते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को हम बोलते हैं इंदिरा कोल, और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं गुआर मोता, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबीथू बोलते हैं, और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कोल बोलते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। आइए देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। नहीं भारत का क्षेत्रफल देखिए यहाँ 3287 या कह सकते हैं 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, और ये जो है ये विश्व का कितना भाग है, देखिए प्रतिशत में यहाँ लिखा गया है, विश्व का कुल प्रतिशत कितना क्षेत्रफल है इसका,
2.4% या 2.4% पूरे विश्व का ये भारत का भाग है। अब आइए हम देखते हैं कि भारत की लंबाई कितनी है, यानी हम जब भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से सबसे पूर्वी बिंदु तक जाएंगे तो हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यानी ये पूरी लंबाई कितनी है, यानी कितना किलोमीटर है। तो यानी भारत के हम देखते हैं, भारत के पश्चिम से पूरब जब हम जाएंगे तो कितना किलोमीटर दूरी हमको चलना होगा। यानी जब इसे मिटा देते हैं या यहाँ लिख देते हैं, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक जाएंगे कितना किलोमीटर हमको जाना होगा, या बोल सकते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से सबसे पूर्वी बिंदु की लंबाई कितनी है, भारत का पश्चिम से पूरब लंबाई कितना किलोमीटर है। देखिए, और यहाँ देखिए भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना, ये दोनों देखते हैं हम, ठीक। तो भारत का ये आता है 2933 किलोमीटर, यानी भारत का पश्चिम से पूरब लंबाई कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। और भारत की जब लंबाई हम देखते हैं ओवरऑल दक्षिण से उत्तर कितना है, देखिए इसका आता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, यानी भारत की दक्षिण से उत्तर पूरी लंबाई कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और भारत की पश्चिम से पूरब लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर। ये भारत की पूरी लंबाई होगी। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ कच्छ का तट है, ठीक है, यहाँ कठियावाड़ का तट, उसके बाद कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट, ठीक। और इधर देखिए पूरब में आता है कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल तट और वगैरह तट। आज के लिए इतना ही। अब आगे हम वीडियो में देखेंगे कि भारत की सीमा कितनी है, भारत की सीमा अन्य देशों से कितनी लगती है और भारत के कितने राज्यों से सीमा लगता है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।